अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टॉपिक को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरह एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट या फ्रेज़ को हम क्वेश्चन बनाते हैं, उस पर डोमेन लगाते हैं, लोकेशन सेट करते हैं, ताकि हमारा जो एसे है जो हमने लिखना है वो एक डायरेक्शन में रहे। तो जब तक हम उस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन नहीं बनाते, अगर कोई ओपन एंडेड स्टेटमेंट है तो उसका आंसर लिखना थीसिस स्टेटमेंट यानी थीसिस स्टेटमेंट लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो एक ओपन एंडेड होता है, उसकी कई डायरेक्शंस होती हैं। तो एक डोमेन या एक डायरेक्शन सेट करना बड़ा ज़रूरी होता है ताकि आप रेलिवेंट रह के अपने आर्गूमेंट जो है वो दे सको। आज हम थीसिस स्टेटमेंट पे बात करेंगे। लास्ट जो लेक्चर हमने रोका था वो इसी पे रोका था कि जी एक स्टेटमेंट हमने जो सिलेक्ट की है, सबसे पहले हम उस पर देखते हैं क्या ये नैरो डाउन है या नहीं। अगर नैरो डाउन नहीं होता तो हम उसको नैरो डाउन करते हैं। उसके बाद हम उस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनाते हैं और उसी क्वेश्चन का आंसर हमने किस में करना होता है, थीसिस स्टेटमेंट में करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। थीसिस स्टेटमेंट है, इसकी जो अहमियत है वो आप समझ लें कि आपके ऐसे में रीढ़ की हड्डी की तरह है ये। अगर आपने थीसिस स्टेटमेंट में मिस्टेक कर दी है या आपने थीसिस स्टेटमेंट को टॉपिक के मुताबिक नहीं लिखा है, टॉपिक कुछ और है, आपने थीसिस स्टेटमेंट कुछ और लिख दी है, तब भी आप फेल हो जाते हो। इसलिए जो थीसिस स्टेटमेंट है उस पर बच्चे कुछ कंफ्यूज भी होते हैं कि हमें लिखना नहीं आता। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई उस इन जो आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट में नहीं लिखते, वो कहते हैं कि हम इंट्रोडक्शन के लास्ट में लिखते हैं। और कुछ का ये स्टांस होता है कि शायद एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि ये हमारा थीसिस स्टेटमेंट है, जबकि एग्जामिनर को पता होता है कि आपका थीसिस स्टेटमेंट क्या है, आपने ठीक लिखा है या गलत लिखा है। तो थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली और कुछ नहीं है, सिर्फ ये आपका स्टांस है, आपका क्लेम है, आपका पर्सपेक्टिव है, आपका व्यू पॉइंट है, या कह लो कि ये आपका ओपिनियन है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी स्टेटमेंट पे जो एग्जामिनर ने पूछा है, तो उस पर वो ये जानना चाहता है कि आपका स्टांस क्या है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टांस और एग्जामिनर का स्टांस एक जैसा हो, लेकिन आपने क्या करना है, अपने स्टांस को आर्गूमेंट्स के थ्रू प्रूफ करना है। ठीक है, अगर आपने अपना स्टांस आर्गूमेंट्स के थ्रू प्रूफ कर दिया है तो एग्जामिनर को कोई मसला नहीं है कि उसका जो स्टांस है वो आपके स्टांस से अलाइन नहीं है, वो आपको पास कर देता है। तो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट किस पे बेस करता है, आपके स्टांस पे बेस करता है, और आपका स्टांस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप अपने पूरे ऐसे उस पर कॉन्फिडेंट रह के उसको प्रूव कर सको। अब स्टांस या क्लेम कैसे बनता है, उसके क्या सोर्सेज हो सकते हैं, वो आपकी नॉलेज पे भी बेस कर सकता है, जितनी आपने रीडिंग की होती है, जितनी आपने एनालिसिस किया होता है, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी कोई हो सकता है, वो आप जितना एक्सपोजर करते हो उस पर भी डिपेंड कर सकता है, वो आपके कल्चर पे भी डिपेंड कर सकता है। तो जो स्टांस है बेसिकली उसके कई सोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं। पहले हमने देखा है कि भाई थीसिस स्टेटमेंट क्या है, ये आपका स्टांस है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, किसी भी व्यू पॉइंट पे, वो क्या है, वो आपका स्टांस है, आपका मौक़िफ़ क्या है किसी भी टॉपिक पे, वो आपका थीसिस स्टेटमेंट है। अब हम देखते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट के पार्ट्स कितने होते हैं। थीसिस स्टेटमेंट्स के पार्ट्स हैं वो 2 होते हैं। नंबर 1 क्या है जी, वो आपका क्लेम हो गया, ठीक है, और आपका क्लेम क्या है, उसी क्वेश्चन का आंसर है जो आपने टॉपिक को नैरो डाउन करते हुए रेज किया था। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम नैरो डाउन करते हैं या थीसिस स्टेटमेंट लिखने से पहले क्वेश्चन बनाना कितना ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन बना लेते हो तो उस स्पेसिफिक डोमेन में रह के आप आंसर कर पाते हो। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो क्या है जी, रीज़न्स क्या हैं आपके स्टांस के पीछे। अगर आपने सिर्फ रीज़न्स लिख दिए हैं, सिर्फ स्टांस लिख दी है कि भाई जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, यस जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ, आगे आपने रीजंस ही नहीं बताई भाई क्यों जेंडर इक्वालिटी मिथ है, एग्जामिनर को कैसे प्रूफ करोगे कि जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ है। तो वो रीजंस होती हैं, वो आपके आर्गूमेंट्स होते हैं जो कि देने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब थीसिस स्टेटमेंट के 2 मेन पार्ट्स हैं, आप दोनों में से एक कोई भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने एक स्किप कर दिया देन आप फेल हो। आपने स्टांस नहीं लिखा, आपने रीजंस लिख दिए तब भी फेल हो। अगर आपने स्टांस लिख दिया, रीजंस नहीं लिखी, आप तब भी फेल हो। तो इन 2 चीज़ों पे थीसिस स्टेटमेंट बेस करता है, आपका स्टांस, नंबर 2 आपके स्टांस की वजह क्या है, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या है, उसका प्रूफ क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है कि आपने ये स्टांस लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं थीसिस स्टेटमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है। आपके क्वेश्चन से मुराद ये है कि स्टेटमेंट तो एग्जामिनर ने दी है ना, तो बेसिकली एग्जामिनर ने जो स्टेटमेंट दी है, जो एग्जामिनर ने टॉपिक दिया है, जो एग्जामिनर ने सेंटेंस दिया है, जो एग्जामिनर ने फ्रेज दी है, उसका आंसर आपने किस में करना है, पूरे ऐसे में करना है, और वो उस आंसर की रिफ्लेक्शन किस में हो रही होती है, आपके
थीसिस स्टेटमेंट में हो रही होती है। अगर आप उसका आंसर नहीं कर रहे, थीसिस स्टेटमेंट में जनरल बात कर रहे हो, जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखते हुए हुक से स्टार्ट लेते हैं, आपने जनरल इन्फॉर्मेशन लिख दी है, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ पे आप थीसिस स्टेटमेंट लिखने लगे हो, तो आपने जेंडर इक्वालिटी पे 3-4 बातें लिख दी हैं कि भाई ये चीज़ जेंडर इक्वालिटी होती है, और या जेंडर इक्वालिटी की राह में कौन सी रुकावटें हायल हैं, इस तरह की चीज़ें आपने लिखनी है, तो आपका थीसिस स्टेटमेंट पास नहीं होगा। थीसिस स्टेटमेंट स्पेसिफिक होता है, ये जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा होता है उसका डायरेक्ट आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट मैटर होना ज़रूरी है। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस पे बेस कर रहा है, जेंडर इक्वालिटी पे बेस कर रहा है। तो जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखने लगोगे तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जेंडर इक्वालिटी का कोई सिनोनिम उठा के लिख दो और कहो ये जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, इस तरह करके। तो सब्जेक्ट मैटर को एज इट इज़ इंक्लूड करना उसमें ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन पे आ गया, ग्लोबलाइजेशन का वर्ड उसमें होना चाहिए। एजुकेशन पे आ गया है, एजुकेशन का वर्ड उसमें होना चाहिए। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कुछ भी आ गया है, आपका सब्जेक्ट मैटर लाजमी आपके थीसिस स्टेटमेंट का पार्ट होना चाहिए। और आइडियली ये होता है कि आप एक सेंटेंस में लिखो, बेहतर है। लेकिन अगर आप छोटे जुमले इजीली लिख सकते हो, आपको लगता है कि भाई आप ग्रामर के जो एरर्स हैं उनके बिना आप छोटे जुमले लिखते हो, और अगर आप बड़ा जुमला लिखने लगो तो शायद आप कोई ग्रामेटिकल एरर कर दो, तो बेहतर है कि आप उसको दो से 3 सेंटेंस में कर सकते हैं। लेकिन आइडियली ये 1 सेंटेंस में भी लिखी जा सकती है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ नॉन डिबेटेबल आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स। अगर आपको याद हो, आर्गुमेंटेटिव जो एसे था उस पर हमारा लेक्चर 1 था, उस पर मैंने बताया था कि आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स की भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक डिबेटेबल और एक नॉन डिबेटेबल। नॉन डिबेटेबल को पहले इसलिए करवा रही हूँ कि ये ज़रा इजी है, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप डिबेटेबल टॉपिक्स पे भी यही स्ट्रक्चर लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं करते एंटी थीसिस को, आप आउटलाइन में कर देते हो, आप अपने बॉडी पैराग्राफ में कर लेते हो, देन फिर भी ओके है। लेकिन अगर आप एंटी थीसिस को डिबेटेबल टॉपिक्स में अपने थीसिस स्टेटमेंट को भी ऐड करते हो, एंटी थीसिस को, देन आपके पास होने के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाते हैं। तो इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में डिबेटेबल की थीसिस स्टेटमेंट भी लिखेंगे। आज हम सिर्फ ये नॉन डिबेटेबल का देख लेते हैं क्योंकि ये ज़रा इजी है। अब स्ट्रक्चर क्या है, पहले आपका क्लेम आता है, नंबर 2 बिकॉज लगा दिया। बिकॉज मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ, बाकी वो हर एक का अपना स्टाइल होता है कि वो सेंटेंस किस तरह लिखता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिकॉज ही लगाना है, बस बताने का मकसद ये है कि क्लेम के बाद आपने रीजंस ऐड करनी है। एग्जाम्पल है, हाउ इज़ द टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट। अब हमने क्या कहा था कि भाई सब्जेक्ट मैटर भी इंक्लूड होना चाहिए और आपका क्लेम पहले आना चाहिए। कभी भी आपने थीसिस स्टेटमेंट में पहले रीजंस नहीं देनी और बाद में क्लेम लिख रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। आपने हमेशा पहले अपना क्लेम देना है, अपना स्टांस देना है, उसके बाद आपने उसकी रीजंस बतानी है। जैसे आप पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, अब टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट मैटर था ना, वो मैंने इंक्लूड कर दिया, जो कि हमने पीछे देखा था कि ये ज़रूरी होता है लिखना। इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन अ स्टूडेंट सक्सेस एज इट इन्फ्लुएंसेस एकेडमिक अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड ओवरऑल वेलबींग। अब मैंने यहाँ पे बिकॉज की जगह एज इट लगा दी है, तो ज़रूरी नहीं है आपने बिकॉज लगाना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्लेम के बाद आपने किस तरह से रीजंस लिखनी है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे एकेडमिक अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड ओवरऑल वेलबींग जो है, ये 3 यहाँ पे अपनी आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अपने इन 3 आर्ग्यूमेंट्स को क्या समझती हूँ, प्राइमरी समझती हूँ, इंपॉर्टेंट समझती हूँ। जब मैं आउटलाइन लिखूँगी, अपने आर्ग्यूमेंट वाला मेरा सेक्शन होगा, उसमें मैं इन ये वाले 3 आर्ग्यूमेंट्स पहले लिखूँगी, उसके बाद अपने दूसरे लिखूँगी। आपको पता है ना कि 100 मार्क्स के ऐसे में एटलीस्ट आपके 7 to 12 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। उन 7 to 12 आर्ग्यूमेंट्स में से आपने यहाँ पे 3 या 4 या 2 से 3 तक लाजमी लिखने होते हैं। रीजंस के बगैर आप अपना जो थीसिस स्टेटमेंट है वो नहीं लिख सकते हो। अब अच्छा, 6 से 12 या 7 से 12 आर्ग्यूमेंट से मुराद ये कि उसमें आगे पार्ट भी तो बनते हैं ना, कभी कभार सॉल्यूशंस भी ऐड करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद कभी कभार क्रिटिकल एनालिसिस भी कुछ बच्चे ऐड करते हैं। तो मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि किस तरह से आपके 6 to 12 जो हैं वो वहाँ पे हेडर्स बनते हैं। वो हम आउटलाइन वाले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपने ये समझना है कि जो नॉन डिबेटेबल आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स हैं, यानी कि जिन पे सिर्फ एक ही स्टांस होता है, 2 स्टांस नहीं होते। डिबेटेबल से मुराद ये था कि एक टॉपिक के मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, आपने एक स्टांस लेके अपने स्टांस को प्रूव करना है और दूसरे के स्टांस के बारे में भी डिस्कस करना है और उसको रिफ्यूट भी करना है कि भाई मेरा स्टांस सही क्यों है। उसको कहते हैं डिबेटेबल। जबकि जो नॉन डिबेटेबल है उसमें सिर्फ एक ही स्टांस होता है, उसको रद्द नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। वो आप कह लो कि उसमें आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस नहीं होते हैं, डिफरेंस ऑफ
ओपिनियन उसमें नहीं होता है। तो नॉन डिबेटेबल में एंटी थीसिस की तो जगह है ही नहीं ना, क्योंकि एंटी जो है वो पर्सपेक्टिव ही मौजूद नहीं है। जब एंटी पर्सपेक्टिव मौजूद नहीं है तो एंटी थीसिस क्यों ऐड करना है। तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा सीधा सीधा है। आपने अपना क्लेम बताना है, उसके बाद सिंपल आपने अपने क्लेम की, अपने स्टांस की क्या बता देनी है, वजूहात बता देनी है। अब रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि भाई थीसिस स्टेटमेंट क्या है। थीसिस स्टेटमेंट हमने कहा कि हमारा मौक़िफ़ है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक तो ये कि इसका स्टांस और दूसरा उस स्टांस की रीजंस क्या हैं, वजह क्या है, वो हमने बतानी होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि भाई जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हो उसमें आपका सब्जेक्ट मैटर लाजमी होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर के बगैर आप थीसिस स्टेटमेंट जनरल वर्ड्स में या जनरल इन्फॉर्मेशन या हुक लगा के नहीं दे सकते। इसके अलावा हमने ये कहा कि आप इसको एक सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। अगर आपको आप नहीं एक सेंटेंस में सेटिस्फाई होती, आपको नहीं लिखना आता, तो आप 2 से 3 सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन आइडियल यही है कि आप इसको एक सेंटेंस तक रखो। स्ट्रक्चर में हमने देखा है कि सबसे पहले आपका क्लेम आता है, उसके बाद आपने क्या बतानी होती हैं, रीजंस बतानी होती हैं कि भाई आपका मौक़िफ़ क्यों है। और रीजंस क्या होती हैं, आपके वही आर्गूमेंट्स होते हैं जिनको आपने आगे जो आउटलाइन में या बॉडी पैराग्राफ्स में लिखा होता है। उन आर्गूमेंट्स में से आप 2 या 3 जो आप समझते हो कि ये प्राइमरी हैं, ये बेसिक हैं, ये लिखना ज़रूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको आप थीसिस स्टेटमेंट में क्या कर देते हो, मेंशन कर देते हो। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ पास पेपर्स के थीसिस टॉपिक्स लेने हैं, उन पर थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। अगर आपने वैल्यूएशन करवानी है तो मैं लिंक में अपनी आईडी मेंशन कर दूंगी, आप मुझे वहाँ पे भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में आपको वो एवेलुएट करके दे दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ पास पेपर्स के टॉपिक्स पे थीसिस स्टेटमेंट, और उसके साथ हम डिबेटेबल आर्गूमेंटेटिव टॉपिक्स पे भी कुछ देख लेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है या उसकी एग्जाम्पल कैसे है। लिखना ना लिखना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो वो ज़रा बेहतर हो जाता है।